तो ये ऐसा कहना कठिन होगा समानता के बारे में, क्योंकि ये एक ना क्या होना चाहिए इससे जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। अब क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं समानता के तौर पर भी। आर्थिक सभी लोग बराबर होने चाहिए, सभी के पास ज़मीन जायदाद बराबर होने चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव, काले गोरे के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो ये इस तरह से चाहिए से संबंधित अवधारणाएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हम एक ऐसे परिभाषा की तरफ चले जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, तो यहाँ पर दिया गया है कि समानता क्या है कि समाज द्वारा निर्मित सभी विषमताएं जैसे विशेषाधिकार, भेदभाव व पूर्वाग्रह से मुक्ति को ही समानता कहते हैं। मतलब भाई देखो, किसी को विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी केजरीवाल को जमानत दे दिया गया है, तो एक तरह से देखा जाए तो इसको विशेष अधिकार का मामला कह सकते हैं। तो कह रहा है कि हम विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव हो रहा है यहाँ पर, देखो हेमंत सोरेन को नहीं दिया गया जमानत, जबकि केजरीवाल को दे दिया गया। तो ये जो है भेदभाव हो रहा है। या इसी तरह की भेदभाव नहीं, और भी जो समाज में व्याप्त अनेकों भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। और पूर्वाग्रह मतलब आपने पहले से ही किसी के प्रति जो है किसी के दूसरे व्यक्ति के प्रति आपने पहले ही मन में कुछ अवधारणाएं बना ली कि भाई वो ऐसा होगा, ये गलत होगा। तो इस तरह की जो है पूर्वाग्रह, ये नहीं होना चाहिए आपके मन में। तो इन सब से मुक्ति को ही समानता कहते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समानता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको बस 3 वर्ड याद रखना है, विशेषाधिकार, भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्ति को समानता के रूप में हम समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, देखो कि समानता को केंद्र बिंदु बनाने वाला या समानता का जनक के रूप में अगर हम किसी को कहें तो वो रूसो को माना जाता है समानता का जनक। इसके बाद हम समानता के कुछ आयाम को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट में। तो सबसे पहला जो है क्या है, औपचारिक समानता। औपचारिक समानता में हमारे ये 5-6 तरह के समानता दिया गया है, जिसमें से पहला है नैतिक समानता। नैतिक समानता क्या है, ये कह रहा है कि हम सब ईश्वर के संतान हैं, और लॉक ने सर्वप्रथम इसे प्राकृतिक समानता का नाम दिया। देखो, जैसे ही व्यक्ति अगर जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसे बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार है ना, कि उसे अपनी लाइफ का अधिकार है, या उसके जिस परिवार में जन्म हुआ है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का अधिकार। तो इस तरह के जो अधिकार है ना, ये उसको जन्म लेते ही अधिकार उसको मिल जाते हैं। तो इसे हम नैतिक समानता के रूप में देखते हैं। इसी तरह से अगर हम वैधानिक समानता की बात करें तो आपको ये नाम याद रखना है, लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मील, ये सभी विचारक वैधानिक समानता के पक्षधर है। सामाजिक समानता आप जानते ही हो कि भाई समाज में किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको सामाजिक समानता कहते हैं। राजनीतिक समानता आपको पता है कि भाई सभी को मत देने का अधिकार हो, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ठीक है। बेंथम ने सबसे पहले एक व्यक्ति एक मत का समर्थन किया है कि भाई एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है, इसे हम राजनीतिक समानता कहते हैं। अब आर्थिक समानता की बात करें तो ये इसकी जो है प्रबल समर्थक लास्की है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता से भी जुड़े हुए हैं। मैंने आपको स्वतंत्रता वाले चैप्टर में लास्की को डिस्कस किया था, है ना। तो लास्की कहते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा न होने पाए कि पड़ोसी स्वयं को उसके समक्ष हीन समझने लगे, है ना। पड़ोसी स्वयं को उसके समक्ष हीन समझने लगे या नीच समझने लगे, इतना कोई समाज में इतना ऊपर नहीं उठ जाना चाहिए, या आर्थिक रूप से इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। तो ये आर्थिक समानता की बात करते हैं लास्की।
लैंगिक समानता आप जानते हैं, महिलाओं पुरुष में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंत हो, ये आपका लैंगिक समानता को दर्शाता है। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अवसर की समानता क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी की एक बात है ज़बरदस्त। इन्होंने कहा था कि सभी व्यक्तियों में समान प्रतिभा नहीं होती, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभा अर्जित करने के समान अवसर मिलने चाहिए। कितनी ज़बरदस्त बात है, देखा जाए तो ये सच बात है कि भाई जो प्रतिभा मुझ में है आप में नहीं होगा, जो प्रतिभा आप में है मुझ में नहीं होगा, या जो प्रतिभा किसी और में है वो हम में नहीं होगा। तो लेकिन हम लोगों को कोई भी प्रतिभा बनाने के, टैलेंट बनाने के कम से कम अवसर तो मिले कि भाई कोई चीज़ है उसे उस चीज़ को करने का अगर मेरी इच्छा है तो मुझे अवसर मिले, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने प्रतिभा को बोला जाए कि भाई प्रतिभा व्यक्तियों में बिल्कुल समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन उन प्रतिभा को अर्जित करने के उनको सभी को अवसर मिलना चाहिए, ऐसा जॉन एफ कैनेडी ने कहा था। सकारात्मक कार्यवाही, ये आप जानते हो सकारात्मक कार्यवाही जो है ये अमेरिका का बहुत फेमस टर्म है। वहाँ पर जो अश्वेत और श्वेत काले गोरे में जो बीच जो भेदभाव है, इसकी वजह से काले लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, इसको सकारात्मक कार्रवाई का नाम दिया गया अमेरिका में। और दूसरी चीज़ हमारे जो भारत देश में संरक्षणवादी कार्रवाई है, जिसके तहत जो कमज़ोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, दलित है, उनको जो सेवाओं में, शिक्षा में जो आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये संरक्षणवादी कार्यवाही है। अवसर की समानता के समर्थक जो है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, लास्की है, रॉल्स है, डार्किन है, ये सब अवसर की समानता की बात करते हैं। थर्ड है परिणामों की समानता। परिणामों की समानता की जब बात आता है तो हमारा ध्यान मार्क्स की तरफ चला जाता है। और मार्क्स ने क्या कहा था भाई, कि मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद का अंत करके सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बनाना चाहिए। इसके जो समर्थक है रूसो, मार्क्स और टोनी, R.H. टोनी, ये जो है फेमस है इस परिणामों की स्वतंत्रता को के सिद्धांत को देने वाले। रिचर्ड R.H. टोनी की कुछ यहाँ पे बुक्स है समानता को लेकर। द इक्विटी सोसाइटी 1920 में लिखी गई थी ये। रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म होगा यहाँ पे, कैपिटलिज्म ये जो है ये भी 1926 में ये लिखी गई है। और इक्वालिटी 1931 में, ये R.H. टोनी की कुछ बुकें हैं। ये सब परिणाम की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो परिणामों की स्वतंत्रता में आपको याद रखना है रूसो, मार्क्स और टोनी। इसके बाद है समानता पर विभिन्न विचारकों के हम मत को जान लेते हैं, क्योंकि समानता को थोड़ा सा और वाइड हम ले सकते थे। वाइड में जैसे हमने यहाँ पे 3 समझा है, परिणामों की समानता और इसके अवसर की समानता और नैतिक समानता, हमने इस 3 की डिस्कस की है। क्योंकि ज़्यादातर जो है आपसे अवसर की समानता और परिणामों की समानता के बारे में बात की जाएगी। तो मेन जो टॉपिक है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम कुछ विचारकों के मत को जान लेते हैं जो समानता पर अपने विचार रखते हैं। तो समानता पर विभिन्न विचारकों के मत में सबसे पहले हम अरस्तु को ले लेते हैं। अरस्तु क्या कहता है? समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किए जाने के पक्षधर है। अरस्तु का मत है कि असमानता प्राकृतिक दिन है। इन्होंने अविवेकशील लोगों को दास माना है। तो भाई ये तो असमानता के फेवर में जा रहे हैं, मतलब समानता एक कट्टर विरोधी है। इनका कहना है कि भाई सभी जो है इंसान जो जन्म लेते हैं उनमें कुछ विवेक होते हैं, विवेकशील होते हैं, समझदार होते हैं, कुछ अविवेकशील होते हैं। जो अविवेकशील लोग हैं वो केवल नौकर या दास बनने के लायक होते हैं। ये स्त्री समानता पर भी बल नहीं देते अरस्तु। दूसरा है हमारा थॉमस हॉब्स। इन्होंने क्या कहा था? लॉक की तरह इन्होंने भी प्राकृतिक समानता की बात की है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति ताकतवर तो कोई विवेकशील हो सकता है। इन्होंने कहा है कि भाई प्राकृतिक समानता, ईश्वर ने प्रकृति के हिसाब में सब समान है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति ताकतवर है तो कोई व्यक्ति मतलब विवेकशील है, बुद्धिमान है, इतना फ़र्क हो सकता है। बाकी भाई आपकी समानता
ईश्वर ने समान रूप से बनाया है सभी को। तो प्राकृतिक किसी को शक्ति दी है ईश्वर ने तो किसी को बुद्धि दी है, इस तरह की बात जो है थॉमस हॉब्स कहते हैं। इसके बाद है रूसो, जो कि आपको पता है ये समानता के विचार को केंद्रीय बिंदु बनाने वाले जो जॉन जैक रूसो का जो है नाम बहुत फेमस है। इनको ही समानता के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने इनकी एक प्रसिद्ध किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1962 में लिखा गया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने नागरिकों को विधिक समानता प्रदान करने पर बल दिया है। इनका मानना है असमानता प्राकृतिक व परंपरागत दो रूप में हो सकते हैं। परंपरागत असमानता को दूर करना नागरिक समाज का प्रथम कर्तव्य है। तो देखो इन्होंने असमानता को दो तरीके से बांटा, कौन कौन सा, प्राकृतिक और परंपरागत। प्राकृतिक, मान लीजिए कि कोई अगर जन्म से ही मान लीजिए कि दिव्यांग है, अगर जन्म से ही दिव्यांग है तो वो तो प्राकृतिक असमानता हो गई, है ना। लेकिन परंपरागत असमानता क्या है, जो समाज ने जिस असमानता को बनाया है ना। जैसे मान लो स्त्री पुरुष में जो भेदभाव है, नारीवाद में जो भेदभाव है, ये एक असमानता है। या रंग के आधार पर जो भेदभाव है, ये असमानता है। या मान लीजिए कि कोई श्रेष्ठ जाति का है, कोई किसी को नीचे जाति का समझा जाता है, तो ये जो असमानता है ये ईश्वर ने बनाकर नहीं भेजा ना, ये तो लोगों ने बनाया है। तो परंपरागत समानता वो है जो हमारे समाज ने, लोगों ने जो बनाया है, वो परंपरागत है। तो इस परंपरागत असमानता को दूर करना ही नागरिक समाज का प्रथम कर्तव्य है, ऐसा रूसो कहते हैं। प्राकृतिक जो असमानता है उसको दूर करना थोड़ा संभव नहीं है, हालांकि उसे विशेष सुविधाएं देने की बात करते हैं। इनका प्रसिद्ध कथन है रूसो का, इसे याद रखना है, बार बार एग्जाम में ये कथन पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन रूसो का है, आपको याद रखना है। इसके बाद वाल्जार, ये जटिल समानता की बात करते हैं, ठीक है ना। इनका कहना है कि वस्तुओं के वितरण को आवश्यकता अनुसार वितरित करने की मानदंड भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि देखो ये कहते हैं, वाल्जार का कहना है कि समाज में भी अलग अलग समूह के लोग होते हैं, और अलग अलग समूह के अगर लोग हैं तो उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग है। तो आप कब तक सबको समान करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो आवश्यकता एक व्यक्ति की है और दूसरे व्यक्ति की वो आवश्यकता है हो ही नहीं सकती है। मान लो जो एक वस्तु, एक कंप्यूटर एक व्यक्ति को चाहिए, जबकि एक दूसरे व्यक्ति को उसकी ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर की, या कोई भी मतलब की वस्तु हो सकता है जो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है लेकिन मेरे लिए वो वेस्ट है। तो इस तरीके से पूरे समाज में से सबको समानता किस तरीके से हम दे सकते हैं, तो ये जटिल समानता की बात करते हैं माइकल वाल्जार। इनकी कुछ किताबें हैं, देख लेना इनको। स्फीयर ऑफ जस्टिस, बहुत बार पूछा जाता है ये स्फीयर ऑफ जस्टिस किसने लिखा, 1983 में माइकल वाल्जार ने। जस्ट एंड अनजस्ट वॉर और आर्ग्यूइंग अबाउट वॉर, तो ये बुकें जो है माइकल वाल्जार की है। इसके बाद चार्ल्स टेलर की बात कर लेते हैं, ये एक समुदायवादी विचारक है, और इनकी जो पुस्तक है सोर्स ऑफ द सेल्फ, इसका जिक्र हमने सोर्स ऑफ द सेल्फ का हमने स्वतंत्रता वाले चैप्टर करवाया था जो, उसमें भी हमने इसका जिक्र किया है काफ़ी। सोर्स ऑफ द सेल्फ की बात करते हैं ये के माध्यम से, ये कहते हैं कि नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हमारे संसाधन हैं, इसी के आधार पर वह समानता के सार पर हमें विचार करने को मजबूर कर देते हैं। देखो सोर्स ऑफ द सेल्फ का मतलब है कि आपका सोर्स क्या है, हर व्यक्ति के अंदर कौन कौन से सोर्स है। तो हमारे अंदर जो मेन सोर्स है वो है एक नैतिकता, कि आपकी नैतिकता क्या कहते हैं, आपके छोटों के प्रति, गरीबों के प्रति, दिव्यांगों के प्रति, लाचार के प्रति, उनके प्रति आपके कर्तव्य क्या है। ये आपके नैतिकता पर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरीके से देखते हैं, सांस्कृतिक रूप में और धार्मिक यानी कि आध्यात्मिक रूप में। तो ये जो नैतिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है, ये एक मनुष्य का आंतरिक संसाधन है।
और इन्हीं संसाधन के आधार पर अगर आप दुनिया को देखेंगे तो आप सबको समान करने की कोशिश करेंगे। समानता का जो अवधारणा है उसको आप लोग साकार करने में मदद करेंगे। तो ये बात चार्ल्स टेलर सोर्स ऑफ द सेल्फ बुक के माध्यम से आपको कहते हैं कि आप कर सकते हैं। इसके बाद है भिखु, पारिक एवं किमलिका। तो समाज में विभिन्न विशिष्ट समूह पाए जाते हैं। ये भी समूहवाद है। चार्ल्स टेलर भी समुदायवादी विचारक है। भिखु, पारिक और किमलिका ये भी समुदायवादी विचारक है। समाज में विभिन्न विशिष्ट समूह पाए जाते हैं। यहाँ समूह ही लिखा गया है, समूह होगा यहाँ ध्यान रखना। समूह पाए जाते हैं जिनकी अपनी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है, उनकी अस्मिता है, उनकी ठीक है उनकी रक्षा करना भी नागरिक समाज का कर्तव्य है। आप किसी के संस्कृति को ख़त्म नहीं कर सकते, किसी के परंपरा को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि समाज में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अलग अलग जो है पहचान है, उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपरा है, तो उनको भी उनकी रक्षा करना भी ज़रूरी है। ऐसा भिखु, पारिक और किमलिका कहते हैं। मरियम यंग की पुस्तक है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस 1994 में। ये इनकी बहुत फेमस प्रसिद्ध बुक है मरियम यंग की। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मैं यहाँ पे मैं नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मी आएगा। इस बुक में उन्होंने कहा है कि केवल लोगों को अधिकार प्रदान कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह और विभेद को भी अंत करना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे भारत देश में ही देख लीजिए कि जो SC ST वर्ग है उनको मान लीजिए, या OBC वर्ग है, या स्वर्ण को भी कुछ आरक्षण 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो कहने का मतलब ये मरियम यंग का कहना है कि भाई आपने उसको कुछ अधिकार दे दिए, तो सिर्फ ये अधिकार से ही काम नहीं चलने वाला है। लोगों के मन में उनके प्रति जो पूर्वाग्रह है, उनके प्रति जो धारणा बना हुआ है, उनसे नफरत की धारणा, या उनके घर में खाने न खाने, उनके साथ न बैठने की जो धारणा है, पूर्वाग्रह जो बना हुआ है, इनका भी अंत करना जरूरी है। खाली अधिकार प्रदान कर देने से समानता नहीं आ जाती, ऐसा मरियम यंग कहते हैं। यहाँ पे टॉकविले की एक प्रसिद्ध कथन है, कोटेशन है। इस कोटेशन को याद रख लेना है। इन्होंने कहा था कि समानता ऐसा आदर्श है जिसमें दासता, अधीनता एवं भेदभाव से मुक्ति शामिल है। ये डी टॉकविले का जो है ये कथन है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे रचनाएं हम देख लेते हैं, 2-4 जो मेन है। देखो, स्पेयर ऑफ जस्टिस हमने ऊपर जिक्र किया है, माइकल वॉल्जर की बुक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है, हमने ऊपर अभी भी पढ़ा है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये डी टॉकविले की बात है। डी टॉकविले ने ये इसमें कहा भी था कि समानता ऐसा आदर्श है जिसमें दासता, अधीनता एवं भेदभाव से मुक्ति शामिल है। उसके बाद जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, ये सुजान मोलर ओकिन, यानी कि ये भी एक संस्कृतिवाद से जुड़े हुए विचारक है, जो सभी समाज में सभी जो ग्रुप है, समूह है, उनकी संस्कृति की ये लोग बात करते हैं, उनके सुरक्षा के और उनके साथ न्याय की। तो जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, ये सुजान मोलर ओकिन ने यह बुक लिखी है। उसके बाद है द सेकंड सेक्स 1949 में, साइमन द बुवा, ये इसके लेखिका हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से जो हमने इसका समानता चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे उस सभी को मैंने आपको लोग क्लियर करवाया है। इसके आधार पर आप जो है क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लेकर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो स्टूडेंट्स लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।